नमस्ते। आज हमारे साथ हैं आभास मलदयार जी, जो कि मुग़ल इतिहास पर 6 खंडों में 6 वॉल्यूम्स में एक पुस्तक लिख रहे हैं। आपका स्वागत है आभास जी। नमस्ते संजय जी, इट्स गुड टू बी हियर। तो वैसे तो मुग़लों पे बहुत सारा साहित्य पहले से ही उपलब्ध है, तो आपने क्यों ये पुस्तक लिखने की सोची? और आपको ये भी बता दें कि पहला वॉल्यूम इस पुस्तक का आ गया है और ये है बाबर के ऊपर जी। और इसका टाइटल है बाबर द चेस बोर्ड किंग, और पेंगुइन ने इसको छापा है और ये रिलीज़ हो चुका है वॉल्यूम। आप अमेज़ॉन से या अपने बुक स्टोर से इसको ले सकते हैं जी। जैसा कि मुग़लों की जहाँ तक बात आती है, तो हमेशा से एक कहानी जो नैरेट की जाती है वो ये रही है कि भारत आज जैसा भी है उसमें मुग़लों का बड़ा ही योगदान रहा है। अगर मुग़ल न होते तो हमारी सभ्यता ही ना होती। हाँ, और गंगा जमुनी तहजीब ना होती। बिल्कुल, गंगा जमुनी तहजीब नहीं होती, शायद वो अच्छा होता या खैर जो भी होता। तो गंगा जमुनी तहजीब नहीं होती, हमारे पास वास्तुकला नहीं होती, आर्किटेक्चर नहीं होता, हमारे पास पेंटिंग भी नहीं होती, पेंटिंग्स नहीं होती। कम से कम हो सकता है कुछ लोग तो ये भी कह देते हैं कि सब मूर्तियाँ भी नहीं होती, लेकिन बिल्कुल, मूर्तियाँ तो उन्होंने तोड़ी हैं इसलिए इसको नहीं कहते। लेकिन हाँ, वास्तुकला, स्थापत्य कला, चित्रकला, ये सब तो मुग़लों की ही देन है। और तो वो हमारे जहन में शुरू से ही छाए हुए थे। बिल्कुल एज अ लिबरल, जब व्हेन आई वाज ग्रोइंग, जब मैं बड़ा हो रहा था तो हमेशा कहानियाँ सुनता था कि मुग़ल आज़म दूरदर्शन पे आया करता था। जब वो आई थी तो हम भी टकटकी लगा करके देखते थे कि मुग़ल आज़म पृथ्वीराज ने बहुत अच्छा रोल किया, किरदार निभाया है अकबर का। और उसके बाद जोधा अकबर भी आई, तो फिल्मों के दौर में भी मुग़ल बड़े ही इम्पैक्टफुल रूप में दिखाए जाते थे। लेकिन कहीं ना कहीं जब आप इनकी कहानियों के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे तो पहला जो ब्रश आपको मुग़लों के बारे में मिलता है, जो ब्रश आपके ऊपर किया जाता है, वो एनसीईआरटी की पुस्तकों से आता है। जब आप बच्चे होते हैं, एनसीईआरटी की पुस्तकों में फिर से मुग़लों का बहुत ही बखान, अकबर बड़े महान थे, या फिर जो सल्तनत इस्टेब्लिश किया गया मुग़ल सल्तनत, उसने सबसे पहले भारत में सेंट्रलाइजेशन का प्रोसेस शुरू किया और भारत को कनेक्ट किया। एक तरह से ये माना जाए तो भारत को एक सूत्र में बांधा। और जब मेरा बचपन, जैसे जब मैं 4 साल का था, उस वक्त बाबरी विध्वंस हुआ था। और 4 साल से 6 साल तक मैं अक्सर अखबारों में सुना करता था, लोग आपस में बात कर रहे हैं बाबर, ये बड़ा डिस्कशन का मैटर हुआ करता था। और जिस जगह से मैं बिलोंग करता हूँ वो हज़ारीबाग है, छोटा सा शहर है, जो आज भी रिलीजियस सेंटिमेंट्स को लेकर के काफ़ी बहुत जल्दी उबाल भी हो जाता है। वहाँ पे रामनवमी के समय एक दौर था जब बोला जाता था कि अगर दंगे नहीं हुए तो शायद रामनवमी पूरा नहीं हो, वो होना तय था। और ऐसे माहौल के बीच में कुछ लोग इनके बारे में ऐसे नैरेटिव देते थे। और जब मैं बड़ा हो चुका हूँ तो एनसीईआरटी में कुछ और कहानियाँ सुन रहा हूँ मुग़लों के बारे में। और चूँकि मेरे पिताजी इतिहासकार हैं, तो उन्होंने भी उस वक्त एक दूरदर्शन पे एक और सीरियल आती थी अकबर के ऊपर, और अकबर के महानताओं के बारे में बात की गई। उन्होंने कैसे राजपूत घराने में शादी करके गंगा जमुनी तहजीब या इस्टेब्लिश किया। हालांकि कोई मुग़ल रानी जो है या मुग़ल प्रिंसेस कभी राजपूतों के घर में शादी नहीं हुई, नहीं। और वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग एनेक्डोट है उसमें कि वन वे सिंक्रेटिज्म। यस, आप ये नहीं पाएंगे कि कभी, जैसा आपने ही कहा कि कोई मुग़ल क्लैन से कोई भी प्रिंसेस का विवाह राजपूत क्लैन में हुआ हो, ऐसा सिंक्रेटिज्म नहीं था। इट्स वाज मोर लाइक इट्स गिव, देयर वाज नो टेक, इट वाज ऑलवेज वन वे स्ट्रीट। और जब ऐसा था, और उसके साथ साथ जब हम आगे की ओर बढ़े, वहाँ पे एक दौर आया टीवी डिबेट्स का दौर, जब एक डिबेट चलने लगा कि मुग़लों ने भारत को समृद्ध बना दिया, या फिर ये बनाया कि जितना वो समृद्ध था उससे ज़्यादा समृद्ध बनाया। डिड मुगल्स मेक इंडिया रिचर, दैट वाज द क्वेश्चन। एंड
उन्होंने उसमें बड़े बड़े लोग कूद गए, उन्होंने debate- खुद को तो रिचर बनाया निश्चित रूप से, बिल्कुल, और बड़े बड़े लोग इस डिबेट में कूद क्योंकि गए। जीडीपी जब वो करते हैं तो जीडीपी में मान लीजिए अगर 1 लाख लोगों के ऊपर जीडीपी कैलकुलेट हो और एक आदमी के पास 90% वेल्थ हो और बाकी के 99,999 के पास बाकी 10% हो, जी तो भी वो काउंट तो सबके, वो 90% बिल्कुल। भी सबके हिस्से में काउंट हो जाएगा। बिल्कुल। तो वो ये बोलते थे, एक इंडिया टुडे का एक बड़ा फेमस इन्फोग्राफिक इमेजेस आया था, उसमें ये था कि मुग़लों के समय हम मुग़लों से नफरत कर सकते हैं, लेकिन मुग़लों ने हमको हमारे देश की जीडीपी को 25% बना दिया था। तो और वो कोट कर रहे थे एक सोर्स जिसका नाम था एंगस मैडिसन। वो बहुत बड़े, उन्होंने ये नहीं बताया कि एंगस मैडिसन ने पहले से क्या। एग्जैक्टली। सो जब मैंने उस एंगस मेडिसिन की पुस्तक को खोल के देखा तो मैंने ये पाया कि अगर 1500 में 25% के आसपास थी हमारी जीडीपी शेयर, तो 1000 एडी में वो 28% थी, 1 एडी में वो 32% थी। और सबसे पहली जो हमारी जीडीपी शेयर थी वो चाइना से नीचे ड्रास्टिकली हुई, वो दौर था अकबर के समय में। और जीडीपी पर कैपिटा जो था, जिसका वो स्टैटिस्टिक एंगस मेडिसिन दे रहे हैं, जीडीपी पर कैपिटा का जो ग्रोथ है, ग्रोथ जीडीपी पर कैपिटा मैं मानता हूँ कि सब कोई समझते होंगे, मतलब हर किसी इंडिविजुअल के पास एवरेज में कितने पैसे हैं। तो वो जो ग्रोथ था वो सिर्फ एक ही दौर में नेगेटिव था, वो ब्रिटिश दौर में भी नेगेटिव नहीं था, वो दौर था 1500 से 1820 के बीच में। अर्थात अगर जीडीपी शेयर कांस्टेंट है भारत का 25-26 ऐसे चल रहा है, इसका मतलब धन तो है भारत में, लेकिन अगर जीडीपी पर कैपिटा नेगेटिव ग्रोथ में जा रहा है, इसका अर्थ ये हुआ कि लोग गरीब होते जा रहे थे। और उनके कंडीशन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए फ्रैंको बर्नियर, जो कि एक ट्रैवलर थे, उन्होंने अकबर के दौर में विज़िट किया और उन्होंने पूरा रिकॉर्ड दिया है कि कैसे जो अमीर हैं वो अमीर होते जा रहे हैं, और जो आज का सोशलिस्ट का जो नैरेटिव है, जो रिच बिकम्स रिचर एंड पुअर बिकम पुअरर, वो नैरेटिव फ्रैंको बर्नियर ने भी उस वक्त दिया था। और ये नैरेटिव था उनके आंखों देखे हाल को देख करके, कि जो कोर्ट में या मुगलिया कोर्ट में जो लोग हुआ करते थे वो बहुत ही ज़्यादा समृद्ध थे। और जब मैंने और भी डॉक्यूमेंट्स निकालने शुरू किए तो इरफान हबीब और तपन राय चौधरी ने एक बुक एडिट की थी, कैम्ब्रिज इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। उसमें इरफान हबीब ने स्पेसिफिकली मुगल्स के ऊपर ज़्यादा काम किया है उस सीरीज़ में। तो उनके हिसाब से मुगल्स पैसे को होल्ड किया करते थे, दे वर बिग होल्डर्स, ये जो राजा जितने भी थे। और उनके हिसाब से अकबर सबसे बड़े होल्डर थे, उन्होंने सबसे ज़्यादा पैसा होल्ड करके रखा हुआ था। इसका अर्थ ये हुआ कि जो पैसा था वो अपने पास रखते थे, वो ना किसी अपने कोटियस पे खर्च करते थे, ना ही बाकी वो उनके पूरे पर्सनल कंजम्पशन के लिए रहता था। उसके साथ साथ जब इन डॉक्यूमेंट्स को अब जब मैंने देखना शुरू किया इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से, लेकिन जब आगे की ओर में बढ़ा तो फ्रैंको बर्नियर अकबर के दौर में ये बताते हैं कि जो मंदिर थे, मंदिरों के ऊपर मकबरे और मस्जिद आ गए हैं, ये उनका ऑब्जर्वेशन है। सो ये मेरे लिए इट वाज क्वाइट डिस्टर्बिंग, क्योंकि मैंने अब तक सुना था अकबर द महान, अकबर द ग्रेट, अकबर द टॉलरेंट एंड सो ऑन, जिसने तो जजिया ख़त्म कर दिया। यस, तो ये इट वाज क्वाइट अ हार्ट ब्रेक फॉर मी, बिकॉज क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जो नैरेटिव आपके सामने रखा जाता है अगर वो टूटता है तो आपको बुरा लगता है, नैरेटिव से आप इमोशनली कनेक्ट होते हैं। लेकिन फिर एक जर्नी शुरू हो गई और मैंने सारे एम्पायर्स को थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू किया, और ये ऑब्जर्वेशन था कि शायद ये जो मुग़ल काल था, जो कि एक्चुअली मेरे हिसाब से तो मुग़ल काल था ही नहीं, क्योंकि वो मुग़ल खुद को बुलाते नहीं थे, तो उस काल में भारत काफ़ी ऑपरेशन में जी रहा था। भारत वाज बैडली ऑप्रेस्ड, यहाँ के लोग गरीब होते जा रहे थे, मंदिरें तोड़ी जा रही थी, और साथ ही साथ बहुत सारे फेमिन आए जो कि मैन मेड थे, ऐसी बहुत सारी इंसिडेंसेस थी। तो मुझे ऐसा लगा कि पहले एक जर्नी शुरू होनी चाहिए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से, वहाँ से मैंने शुरुआत की। तो कुछ लोगों ने, स्पेशली मोहनदास पाइन ने बोला कि अब जब तुमने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन शुरू कर ही दिया है तो इट विल बी अ गुड आइडिया टू डू द बुक्स ऑन देम, बिकॉज आपके पास इन्फॉर्मेशन है। और फिर मैंने ट्विटर पे ही अनाउंस किया था कि आपको क्या लगता है कि मुझे शुड आई वर्क ऑन अ सीरीज़ ऑफ बुक्स, और
जिस तरह का इनकरेजमेंट मुझे लोगों से उस वक्त मिला था, मैं काफ़ी खुश हो गया, ओतप्रोत हो गया मैं खुशी से, और मुझे लगा कि ये प्रोजेक्ट शुरू करना ही चाहिए। और फिर जर्नी शुरू हुई, जो अम्पायर का इस्टेब्लिशमेंट जिन्होंने किया है बाबर, जो कि बहुत क्रूशल थे, बिकॉज जैसे मैंने बताया बचपन 4 साल 5 साल का दौर, बाबरी का वो फेस, बाबर वाज इन द वो, बाबर के बारे में बचपन से मैं सुनता आ रहा था। तो शुरुआत बाबर से ही हुई है और उम्मीद है कि आगे जर्नी बढ़ेगी, क्योंकि ये बाबर तो एक आधी पुस्तक है, आगे इसका सिक्वल भी आने वाला है जहाँ पे बाबर के बारे में और भी बात की जाएगी, और अकबर के बारे में, जहांगीर के बारे में, शाहजहाँ के बारे में, और औरंगजेब तक जाने की इच्छा है। अगर हुआ तो शायद ये बढ़ भी जाए, बट अभी तक वो वैसी इच्छा है। तो ये अकबर जिसको टॉलरेंट कहा जाता है, जो पूरे औरंगज़ेब के अलावा सबसे अधिक नृशंसता यदि की है अगर किसी एक बैटल की देखी जाए, तो औरंगज़ेब से भी ज़्यादा तो अकबर ने जो चित्तौड़ का जो 1569 वाला जो युद्ध था, वो 1569 में तो नॉन कॉम्बेटेंट्स को 40,000 को जी अकबर ने मार दिया था चित्तौड़ जीतने के बाद। जी। और जो अभी रिसेंटली एक फिल्म भी आई थी, ताज या शायद वो ताज ही थी, वो वेब सीरीज़ थी जो अकबर और सलीम या जहांगीर के बीच के टसल के बीच की कहानी को दर्शाया गया, नसीरुद्दीन शाह वाली। जी। तो उसमें अकबर का पोर्ट्रेयल टू ग्रेट एक्सटेंट सही से हुआ है, इट्स नॉट वेरी सिंपैथेटिक टू हिम, एपोलॉजेटिक नहीं है, लेकिन जो एक पार्ट दिखाया गया था कि सलीम चिश्ती को बड़े अच्छे लाइट में दिखाने की कोशिश की गई, और ये बताया गया कि जब अकबर ये मैसेकर करके आते हैं और ये बताते हैं कि जौहर की घटना हुई है, तो सलीम चिश्ती ने बोला कि ये सही नहीं हुआ, और इस तरह अकबर काफ़ी रिमोर्स से भी भर गए हैं उसके बाद। लेकिन अगर हम प्राइमरी सोर्सेज को देखेंगे, सत्य उससे दूर है, क्योंकि चिश्ती को काफ़ी खुशी हुई थी कि जो अकबर ने क्या किया है, और अकबर ने वहाँ से बहुत सारे तोहफे ला करके सलीम चिश्ती को गिफ्ट भी किए थे। तो सूफियों का तो नैरेटिव ये ज़्यादातर झूठा ही बताते हैं। बिल्कुल। और सबसे पहली बात यही पूछनी होती है किसी को भी जो सूफियों को ग्लोरीफाई करता है, उससे तो यही पूछा जाना चाहिए कि भाई सूफी शरीयत को मानते हैं या नहीं मानते। जी। अगर वो शरीयत को, अगर वो सच्चे ईमान वाले हैं और शरीयत को मानते हैं, तो भाई काफिर के मारे जाने पे खुशी ही होगी। बिल्कुल। और बिकॉज शरीयत, वो कोई भी सूफ़ी शरीयत को डिनाई नहीं करता है, शरीयत इज़ द बेसिक बेस ऑफ सूफीज़म, वो ये बताते हैं। खैर, कमिंग बैक टू अकबर, सो अकबर ने जो चित्तौड़ में किया वो काफ़ी, इनफैक्ट उस तरह का इंसिडेंस आपको औरंगजेब के दौर में भी नहीं मिलेगा। हालांकि औरंगजेब की जो कलेक्टिव जो जितने भी डिज़ास्टर्स उन्होंने किए हैं वो शायद उस पर भारी पड़ेंगी, लेकिन इस तरह का वन टाइम अटैक जिसमें सिविलियंस को, जो कि नॉन कॉम्बेटेंट है, एंड इसका भी सोर्स कोई और नहीं है, कोई राजपूत नहीं बता रहा है, अबुल फजल बता रहे हैं। अबुल फजल बता रहे हैं। और अबुल फजल तो 40,000 बता रहे हैं, तो शायद नंबर ज़्यादा भी हो सकता है या कुछ भी हो। और उसके अलावा भी अकबर ने कुछ ऐसे ऐसे नियम पास किए थे, ऐसे ऐसे लॉज लाए थे जो अभी के सिविलियन सोसाइटी को या फिर किसी भी दौर के सोसाइटी को शर्मसार कर देगी। जैसे उनका एक कानून हुआ करता था कि यदि मुस्लिम महिला पब्लिक में बिना वेल के आएंगी या फिर बिना हिजाब के आएंगी, तो शी विल मेड अ प्रोस्टिट्यूट, उसको प्रोस्टिट्यूट बना दिया जाएगा। और दिस हैज़ बीन रिकॉर्डेड इन द प्राइमरी सोर्स। उसके अलावा अकबर की जैसे एक नैरेटिव जो शियाओं के बीच में है वो ये है कि अकबर को वो इसीलिए मानते हैं कंपेयर टू ऑल अदर मुग़ल एम्परर्स, क्योंकि अकबर सभी का ध्यान रखते थे और शियाओं के लिए स्पेशली उनके मन में काफ़ी रिस्पेक्ट था। लेकिन ये बात भी सत्य से काफ़ी दूर है, क्योंकि अकबर के शुरुआती दौर में जब अमीर खुसरो जहाँ पे दफनाए गए थे, उनके पास में एक शिया सेंट को दफनाने की बात की जा रही थी। तो इससे अकबर बड़े नाराज़ हो गए और उन्होंने कहा कि ऐसे पायस सुन्नी सूफ़ी सेंट के बगल में आप एक शिया हेरेटिक को कैसे दफना सकते हैं।
और इनफैक्ट उनको दफना दिया गया था, वहाँ से उनकी बॉडी को निकाल करके वहाँ हटाया गया। सो इससे आपको ये पता चलता है कि हिंदुओं के साथ तो उन्होंने जो किया सो किया, शियाओं के लिए भी उनके मन में कोई सहानुभूति नहीं थी, या फिर कोई, वो एक कट्टर सुन्नी मुसलमान थे अपने शुरू के फेज़ में। और उसके अलावा ऐसे कुछ कुछ इंसिडेंट्स है, जब एक कालिका माता के मंदिर में कुछ ये गाढ़ा के युद्ध के समय में तकरीबन 200 के आसपास काली गाय का, ऐसा मेंशन है ट्रांसलेशन में काली गाय, तो मे बी शायद वो भैंस होंगी या जो भी, तो 200 के आसपास गायें बारिश से बचने के लिए वहाँ पे आई हुई हैं। तो अकबर के इंस्ट्रक्शन पे उन 200 गायों को मार दिया गया वो कालिका माता के मंदिर में, और उनकी जो रीगल रॉयल आर्मी है उन्होंने अपने बूट में उस खून को डाल करके पूरे मंदिर में स्प्रेड कर दिया। सो आपने शुरुआत ही किया चित्तौड़ के मसगर के साथ, जो सिविलियंस पे किस तरह के अत्याचार हुए। फिर मैंने आपको एक इंसिडेंस दिया कि किस तरह के नियम बनाते थे अकबर। तीसरा मैंने आपको ये बताया कि शियाओं के प्रति उनका कैसा नज़रिया था। और चौथा मैं आपको एक ऐसा इंसिडेंस बता रहा हूँ विच इज़ वेरी सिम्बॉलिक इन नेचर। इससे ये पता चलता है कि आप हत्या वगैरह सब तो ठीक है, यहाँ पे गौ हत्या तो की उन्होंने, और उसके साथ साथ उन्होंने इंश्योर किया कि बूट में रक्त डाल करके उसको मंदिर में स्प्रेड करना ये बहुत ही हीनियस क्राइम है। और ये सब एक्ट शायद अभी के सिविल सोसाइटी में भी कोई एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। लेकिन मैं आश्चर्यचकित हो जाता हूँ कि कोई भी लिबरल या फिर जो खुद को लिबरल के वेशभूषा में देखना चाहते हैं इन बातों को बिल्कुल नहीं उठाते हैं। उनके लिए अकबर कैसे एक सिंबल हो सकता है ऑफ टॉलरेंस आफ्टर हैविंग डन दीज इंसिडेंसेस। कल को तो मगर उन्हीं के ये तो वही बात हो गई ना कि 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। वैसे भी लिबरल आप जानते हैं लिबरल कौन होता है। यस, कम से कम भारत के कॉन्टेक्स्ट में तो लिबरल वही होता है जो एंटी हिंदू हो, बिल्कुल, और अपनी जो परंपरा है और जो अपनी विरासत है उससे घृणा करे, तभी वो लिबरल हो सकता है, वरना वो हो ही नहीं सकता बिल्कुल लिबरल। और जो सारी नशंसताएँ और बर्बरताएँ हैं, हमारे जो इन्वेडर्स हुए हैं, जो आक्रांता हुए हैं, उनसे प्रेम करे तब वो लिबरल होता है। हाँ, इसके अलावा वो लिबरल नहीं हो सकता। वैसे अकबर की बात करें तो अकबर तो एक बहुत बड़ा डिबॉच और व्यभिचारी भी था। बिल्कुल बिल्कुल, मीना बाजार चलाता था। बिल्कुल। सो अब आप ये सोच के देखिए कि ये जो जैसे मैंने आपको पहले इंसिडेंट्स बताया उसके एक कानून का कि इट इज़ हैपनिंग विथ मुस्लिम वुमेन। अब ये फीमेल राइट एक्टिविस्ट जो मैक्सिमम लिबरल ही होती हैं, उनके लिए ये पॉइंट तो बड़ा ऑब्जेक्शनेबल होना चाहिए कि ऐसा कैसे हो सकता है। अभी तो चलिए अभी के टाइम में हम बात कर सकते हैं। आप तो एक्स कम्युनिस्ट हैं, तो इंटरसेक्शनैलिटी तो आपको पता ही है ना। तो वही इंटरसेक्शनल रूल्स के हिसाब से तो एवरी मुस्लिम इज़ ओप्रेस्ड। यस, हाँ या, और तो इसलिए वो ऑपरेशन की डेफिनेशन वो जो कल्चरल मार्क्सिस्ट और जो पोस्ट मॉडर्निस्ट जो इंटरसेक्शनल थियरीज हैं उसके हिसाब से मानी जाएगी ना, ऑब्जेक्टिवली थोड़ी मानी जाएगी। यस, ये आप कहें कि नहीं देखिए ये जो है इसको गाली दे रहा है, तो वही मैंने एक बार कहा था कि साहब की एक महिला एक ऑटो वाले से लड़ गई और वो ऑटो वाले की पिटाई कर दी। तो पहले तो बड़ा उसका क्रिटिसिज्म हुआ, जैसे ही पता चला ऑटो वाला मुस्लिम है म्यूट। क्योंकि फिर वो इंटरसेक्शनल जो रूल्स हैं उसमें कन्फ्यूजन पैदा हो गया। बिल्कुल कि भाई ये इंटरसेक्शनल हायरार्की में ऑप्रेस्ड कौन है, यस, महिला ऑप्रेस्ड है या मुस्लिम ऑप्रेस्ड है। यस, क्योंकि कुछ लोगों को जो पता नहीं होगा, ये ग्रामशी का तो बहुत ही क्लियर थियरी था, पोस्ट मॉडर्निस्ट आइडिया, दैट ये स्ट्रक्चरल सिस्टम पर चलता है और जो इतिहास है या फिर जो आपको नैरेटिव बताई जाती है वो जो पावरफुल लोग हैं वो बताते हैं। तो इसीलिए इस नैरेटिव को तोड़ने के लिए जो नीचे वाले हैं, जो सेट है, मतलब इट्स डिफाइंड, ये लोग ही सेट ऑप्रेस्ड हैं और उनको जो ऑप्रेसर हैं उनको दबाना ही पड़ेगा। और थीसिस, एंटीथीसिस और रिवोल्यूशन का जो प्रोसेस है वो होना ही है। तो बिल्कुल शायद वो इसी थियरी से मुसलमान को कभी भी नॉन ऑप्रेस्ड नहीं मान सकते हैं, चाहे वो कहीं पे भी हो रहा हो। एंड बट आयरनी ये है, ऑप्रेस्ड नहीं मान सकते, नॉन ऑप्रेस्ड नहीं मान सकते। यस, और आयरनी ये है कि जो सबसे पहले वेल बर्निंग का, वेल को जलाने का इंसिडेंस भी शुरू हुआ था
वो भी लिबरल नहीं शुरू किया था, जो यूएसएसआर में हुआ था 1925 वगैरह का इंसिडेंस है ये, उसके आसपास। और सबसे पहले वेल को जलाया गया अंदीजान में, जहाँ जो बाबर का घर है वहाँ पे ही ये घटनाक्रम हुआ था। लेकिन आज शायद उस रीज़न के जो यूएसएसआर को, जो स्टालिन को भगवान की तरह मानते हैं, वो शायद इस एक्ट को आज के क्राइमफुल एक्ट की तरह देखेंगे, क्योंकि अभी के प्रोटेक्स्ट में वो सेट हो गया है कि जो मुसलमान है वो हमेशा ऑपरेस्ट ही रहेगा। सो जी, और कमिंग बैक टू द अकबर के इंसिडेंसेस ऐसे भी हैं कि एक कर्नल टोड ने रिकॉर्ड किया था। अभी मैंने उसको प्राइमरी सोर्स से वेट नहीं किया है, तो मैं उस पर उतना वाउच नहीं कर सकता हूँ। कर्नल टॉड वाज गिवन टू लॉट ऑफ एग्जैजरेशन। यस, जैसे उसका एक घटना है जहाँ पे उन्होंने ये बताया है कि जनेऊ तौले गए थे और 200 केजी के आसपास जनेऊ थे, ऐसा उनका कैलकुलेशन है। लेकिन इसका मुझे अभी तक कुछ प्राइमरी सोर्स नहीं मिला है। लेकिन वो बोलते हैं ना कि कर्नल टोड ने कितना भी एग्जैगरेट किया होगा, अगर धुआं निकल रहा है तो कहीं तो कुछ चिंगारी या आग तो होगी ही, कुछ ना कुछ तो हुआ ही होगा। तो अकबर का इमेज ऑफ अ टॉलरेंट किंग तो बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं करता है, ना ही उनकी कोई भी पत्नी को हिंदुइज़्म को फॉलो करने दिया जाता था, क्योंकि जितनी भी पत्नी की मृत्यु हुई मैक्सिमम ऑल ऑफ देम वे बरीड बाय द इस्लामिक रिचुअल। किसी को भी हिंदू क्रेमेशन नहीं दिया गया, क्योंकि जब आपकी मृत्यु होती है, अगर आप उसके फेथ से पक्के हैं, तो कोई ऑल ऑफ अ सडनली कोई इस्लामिक रूल नहीं फॉलो करेगा। आइडियली उनको उनका क्रेमेशन होना चाहिए था, उनका दाह संस्कार होना चाहिए था, बट किसी भी पत्नी का वैसा दाह संस्कार नहीं हुआ था। ये तो हम जानते ही हैं कि बिल्कुल एक मुसलमान जो है गैर मुसलमान से शादी नहीं बिल्कुल कर ही नहीं सकता शरीयत के मुताबिक। बिल्कुल। और इनफैक्ट जब अकबर ने ये प्रयागराज का प्रसंग हमेशा सामने आता है, और ऐसा कई लोग बोलते हैं कि जब इलाहाबाद जो उसने नाम रखा था, जो बाद में इलाहाबाद भी हो गया, तो इट वाज इंस्पायर्ड फ्रॉम द आइडिया ऑफ दीन इलाही। लेकिन जब अकबर ने पहली बार प्रयागराज विज़िट किया था, जब उन्होंने देखा नदियों का समागम, तो प्लेस उनको, जब वो जगह बहुत ही मनोरम लगा, और उन्होंने सोचा कि मैं यहाँ पे अपना शहर बसा सकता हूँ, और वहाँ पे उन्होंने प्रपोज़ किया, इट्स प्रपोज राइट नाउ। और बाद में 1582 या 83 के आसपास फाइनली वो फोर्ट वगैरह बन के रेडी हो गया था। लेकिन जब उन्होंने प्रपोज़ किया था वो जगह कि यहाँ पे आई वांट टू हैव इलाहाबाद, उस वक्त अकबर एक बहुत ही कट्टर सुन्नी मुसलमान हुआ करते थे, क्योंकि उसी दौर में हमको ये पता चलता है कि हल्दी घाटी का युद्ध भी हो रहा है। और हल्दी घाटी के युद्ध के समय जो बदौनी है, बदौनी जब आते हैं उनके पास, और बदौनी इज़ अ कोर्ट हिस्टोरियन, उनको युद्ध में नहीं जाना है बिकॉज वो एक उस तरह से हैं। लेकिन जब वो आते हैं अकबर के पास, वो बोलते हैं कि मेरी तीव्र इच्छा है कि मैं इस युद्ध में जाऊं, और मैं अपने दाढ़ी को काफिरों के खून से रंगना चाहता हूं। और इस बात से खुश होकर के अकबर ने उन्हें 50 अशरफियाँ यानी कि 50 सोने के सिक्के दिए, और ये वही समय है जब इलाहाबाद प्रपोज़ किया जा रहा है। सो ये कहीं ना कहीं सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस से ये बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि अकबर बिल्कुल भी उस वक्त टॉलरेंट नहीं थे, और ये दीन इलाही का जो बात का आइडिया, उसकी भी अलग ही कहानी है, वो सिंक्रेटिज्म की कोई बात नहीं थी। लेकिन कमिंग बैक टू दिस, इट वाज मोर ऑफ ये जो दीन इलाही वाली जो कहानी है, वो उसमें ये भी एक नैरेटिव आता है, आपसे चेक कर लेते हैं। वो नैरेटिव ये आता है कि वो अपने आप को खुदा मानने लगा था जी, और इसीलिए पहले जो शिरहिंदी यहाँ पर खलीफा को मानते थे, वो उसने अकबर के ज़माने में जो खलीफा की प्राइमेसी और जो खुतबा जो खलीफा के नाम पे पढ़ा जाता था यहाँ पे, वो उसने अकबर के नाम पे, ख़ुद के नाम पे पढ़वाना शुरू कर दिया। तो जो जुमे का खुतबा पढ़ा जाता है, और बाद में वो मुग़लों के टाइम तक वो चलता रहा मुग़लों के नाम पे ही। तो इससे ये प्रतीत होता है कि वो उसका जो ईगो था वो था, ना कि कोई सिंक्रेटिज्म था उसमें। बिल्कुल, वो अपने आप को एक अलग से
खुदा मान लीजिए, नबी मान लीजिए, वो जी। बनाना चाहता था। जी, और ऐसा अकबर के कैरेक्टर से बहुत क्लियरली दिखता है, क्योंकि अकबर मक्का पैसे भेजा करता था। और कई बार लोग ये सवाल करते हैं कि पैसे तो यहीं पे कंज्यूम होते थे, जो भी उन्होंने किया भारत के लिए ही किया, लेकिन हाँ, उन्होंने पैसे होल्ड भी किए और उसके साथ साथ पैसे मक्का भी भेजते थे। अकबर तकरीबन 6 लाख रुपए एक मक्का ट्रिप में भेजा था, मक्का के ट्रिप में, और उसका इंटेंशन ये था कि वो खुद को ओवरऑल कैलिफ बनाना चाहता था। और जब ऑटोमन्स को फाइनली उसकी इस कॉन्स्पिरेसी की पता चली, तो ऑटोमन्स बीइंग ऑटोमन्स दे किक्ड अकबर हार्ड, और अकबर को वापस मक्का में उस तरह से एंट्री नहीं मिली कि तुम आकर के यहाँ के अमीर को खुश करो, और उसका वो जो सपना था कैलिफ बनने का वो अधूरा रह गया। और फिर ही स्टार्टेड विद दिस आइडिया, पहले खुतबा पढ़वाना शुरू किया, और उसके बाद भी जब उसको फाइनली लगा कि मैं खुद का एक नया पंथ बना सकता हूँ जो कि दिन इलाही होगा। और इलाही कई लोग बोलते हैं कि शायद इट इज़ जेनरिक टर्म फ्रॉम गॉड अरेबिक, क्योंकि कई लोगों को तो अल्लाह, इलाही सब पे भी उनको लगता है कि दीज आर जेनरिक टर्म्स, लेकिन ये जेनरिक टर्म नहीं था, वो बिल्कुल ही इस्लामिक गॉड ही था जहाँ से वो आ रहा था। और उसके इबादत खाने में लोग आते थे, बिल्कुल आते थे, क्योंकि उस समय उसको उनकी जो कोर्ट में जो मुस्लिम्स थे, जो कट्टर मुसलमान जैसे अहमद शिरंदी वगैरह, वो भी उनका अपोज करना शुरू कर दिए थे इस आइडिया को लेकर के। तो वो सबको ल्यूर करना चाह रहे थे, और उनको हमेशा से ये था कि मुझे सुप्रीम होना है। मान सकता हूँ मैं कि शायद वो इस्लाम के लिए नहीं, लेकिन उनका जो ईगो था, या फिर उनको जो खुद को सबसे बड़ा बनाने की चाहत थी, जो एक्चुअली तैमूर से आती है, तो वो काफ़ी हद तक दिखता है। और दीन इलाही का कुछ सिंक्रेटिज्म से लेना देना नहीं था। करेक्ट। और जहांगीर तो आई थिंक ही वाज वेरी पेडेस्ट्रियन काइंड ऑफ अ पर्सन, उसका तो कोई ख़ास वो था नहीं। बाद में शाहजहां जनाब जो हैं, उन्होंने ज़रूर अपने झंडे गाड़े, इन द सेंस कि आज तक का जो सबसे बड़ा फैमिन है वो शाहजहां के वक्त में हुआ। जी जी। तो जब भी शाहजहां का नाम आता है, और इनफैक्ट मेरा भी बचपन ऐसा ही बीता है कि अगर आप दिल्ली जा रहे हैं तो आगरा का विज़िट कंपलसरी है, और आगरा के विज़िट के साथ वो पिक्चर, उस समय तो उस तरह के कैमरे आते हैं, तो वहाँ से आपको फ़ोटो ले करके ताजमहल के सामने वो पिक्चर चाहिए ही चाहिए। लेकिन जब ताज पे मैं पढ़ना शुरू किया तो मैं हैरत से भर गया, क्योंकि तब ताज का प्रोजेक्ट कमीशन किया गया था, और इनफैक्ट ये उस वक्त कमीशन किया गया मुमताज़ के लिए, और हु हरसेल्फ डाइड वाइल गिविंग बर्थ टू शाहजहां चाइल्ड। और इट वाज ऑलमोस्ट लाइक दैट एवरी ईयर शी वाज गिविंग बर्थ टू अ चाइल्ड। उनके लिए कोई भी लाइफ वाज वेरी टफ फॉर मुमताज़, अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, बिकॉज द होल स्ट्रेच ऑफ प्रेगनेंसी इटसेल्फ इज़ अ वेरी पेनफुल डिस्कोर्स इन अ वे। बट कमिंग अपार्ट फ्रॉम दैट, जब ये मौसोलियम उन्होंने कमीशन किया, वेदर इट वाज ऑन अ बिल्ड स्ट्रक्चर या जो भी, वो तो हमको पता नहीं है, कोई प्राइमरी सोर्सेज तक मैं पहुंच नहीं पाया हूँ। शाहजहां ने जो प्रोजेक्ट कमीशन किया ताजमहल का, वो 4.18 सिल्वर रुपीस का इस्तेमाल करके कमीशन किया गया था। और ये वो दौर है जब शाहजहां के लोगों 4.18 करोड़ 4.18 करोड़, लगभग 4 करोड़। तो ये वो दौर है जब इनके जो लोग हैं इन द रीजन ऑफ मालवा वगैरह, आज के ज़माने में उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर लें, बाप रे, ये नंबर नेट प्रेजेंट वैल्यू के हिसाब से। हाँ, कर सकते हैं। इट विल बी ह्यूज, मतलब कितना 4000 करोड़, मैसिव, मे बी मोर, यस। सो नंबर वाज ह्यूज जो कमीशन किया गया था। और ये वो दौर है जब इनके लोगों ने मालवा वगैरह के रीजन में रिबेल कर दिया है अगेंस्ट द मुगल्स या टिमुरिड्स टू बी प्रिसाइज। और उस रिबेल को दबाने के लिए शाहजहां ने आर्मी भेजी, और वो उन लोगों ने आदिल शाही से हाथ मिला लिया था, जो कि इनके शत्रु के रूप में थे उस वक्त। और मालवा वो रीजन था जो सबसे रिच हुआ करता, सबसे फर्टाइल लैंड था, और उसके प्रोड्यूस से वो तकरीबन 53% रेवेन्यू उठाते थे। और उनका एक बड़ा ही विचित्र प्रोसेस था कि हर जगह पे कांस्टेंट रेवेन्यू सिस्टम नहीं था,
जो जगह जितना रिच होता था उसके परसेंटेज उतने हाई रहते थे। सो इस वजह से मालवा चूँकि सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस दे रहा है तो उसकी रेवेन्यू परसेंटेज भी सबसे ज़्यादा हाई थी। इट वाज नॉट प्रोपोर्शनेट। तो जब उन्होंने देखा कि जब मालवा अपने हाथ में नहीं है तो हमारे पास नहीं रहेगा, तुम्हारे पास भी नहीं रहेगा, तो बेवकूफ़ों की तरह इन्होंने क्या किया, इनकी आर्मी ने पूरे क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। और जब घोड़ों के टापों से जो मिट्टी पे चले तो उसके वजह से जो एटलीस्ट 2-3 बार फसल होने के लायक वो मिट्टी नहीं रही। और इसको बड़े प्राउडली लाहौरी, जो कि बायोग्राफर हैं शाहजहाँ के, उन्होंने अपने पुस्तक में लिखा है। और उसके वजह से किस्मत से उस बार 1-1.5 साल तक बारिश नहीं हुई और लैक ऑफ रेन और जो क्रॉप रैविश किए जा चुके हैं उस वजह से जो फेमिन आया पूरे दक्कन में, यानी कि दक्षिण में मालवा रीजन, सूरत वगैरह, उससे मालवा, गुजरात Yes. और आपका दक्कन। यस, तो उसमें तकरीबन 7.5 मिलियन लोग मारे गए। और 7.5 मिलियन, और इसके लिए हमको एक कंपैरिजन करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अभी हमारी रिसेंट मेमोरी में जो फेमिन बंगाल में आई थी 1943 में, उसमें ऐसा बोलते हैं कि चर्चिल के द्वारा की गई थी, इसके साक्ष्य और प्रमाण भी हैं। उसके हिसाब से तकरीबन 4 मिलियन के आसपास लोग मारे गए थे, 3.4 या समथिंग ऐसा कुछ नंबर है। तो ये जो नंबर है वो तकरीबन दुगना है। और उस वक्त जो प्रपोर्शन था पॉपुलेशन का वो भी कम था। और उस तरह से देखा जाए तो ये जो डेथ ऑफ पीपल हुआ या टोल ऑफ डेथ जो था, इट वाज वे लार्जर देन जो 1943 के फेमिन में हुआ था। तो अगर हम चर्चिल को सबसे बड़ा जेनोसाइडर ऑफ करंट टाइम मान, ऑलमोस्ट इट वुड बी ऑलमोस्ट 10% ऑफ द पॉपुलेशन। यस, इट वाज मैसिव डिक्लाइन। और जो आई विटनेस अकाउंट है उस वक्त के, जैसे पीटर मुंडी बताते हैं कि फेमिन की हालत ऐसी थी दैट पीपल आर ईटिंग फ्रॉम द एक्सक्रेटा ऑफ द डेड। हालत ऐसी हो गई कि लोग अपने बच्चे को बेच दे रहे हैं। द गोट मीट, द डॉग मीट को लोग एक्सचेंज कर रहे हैं गोट मीट से। सो सिचुएशन बहुत ही ख़राब है उस फेमिन में। और आई विटनेस अकाउंट काफ़ी भयावह है। और ये वो दौर है जब हमारे युवराज या जो शाहजहाँ बादशाह हैं वो तकरीबन 4 करोड़ सिल्वर कॉइन का इस्तेमाल करके ताजमहल को कमीशन कर रहे हैं, वो भी उस पत्नी के मेमोरी में जिसकी ज़िंदगी उन्होंने बिल्कुल ही मान सकता हूँ कि शायद उन्होंने अपनी ज़िंदगी बहुत ही बुरे दौर में बिताई। सो किसी भी एंगल से शाहजहाँ और ताज तो प्रेम के सूचक बिल्कुल नहीं हो सकते हैं। और ये आयरनिकल इसलिए हो जाता है क्योंकि ये जो लोग शाहजहाँ की इतनी बड़ाई करते हैं या फिर ताज द सिंबल ऑफ लव, और आपको ये बताते हैं कि अगर हमने ताज ले लिया तो क्या ही बचेगा तुम्हारे पास, तो ताज किसका? ताज तो हमारा खून गिरा हमारा, लोग हमारे मारे गए, पैसे हमारे थे, ज़मीन हमारी थी, आर्टिजन्स भी हमारे थे, ताज कैसे तुम्हारा हो गया? ताज तो हमारा ही है। और ये भी पक्का नहीं है कि ताज इज एन ओरिजिनल मॉन्यूमेंट या कि मॉडिफाइड, या वी डोंट नो, मतलब वी डोंट नो। ये भी एक वो है कि इट वाज अ पैलेस व्हिच वाज मॉडिफाइड। यस, वी डोंट नो मच अबाउट इट। मानसिंग्स पैलेस जो कि आया है हिस्टोरिकल अकाउंट्स में फ्रेंच ट्रैवलर्स के जी। और सो लोग, और आयरनिकल इसलिए है क्योंकि लोग श्री राम का कंपैरिजन करते हैं। श्री राम के लिए दे विल डू नेम कॉलिंग्स फॉर नो रीज़न। हमारी ऑलब्रेट रश्के इज़ फेमस टू डू इट। लेकिन जब शाहजहाँ पे ये लोगों की चुप्पी साधे रहते हैं, और ताज तो बिल्कुल भी प्रेम का सूचक नहीं है, लेकिन रामायण तो सबसे बड़ा प्रेम का सूचक है। वो तो इतने दूर चले गए लंका युद्ध लड़ने के लिए, और खैर वो तो कहानी ही है। और दी एपिटोम ऑफ मंगोल और टर्को मंगोल्स या मुग़ल जिसको बोलते हैं, उनका जो एपिटोम था या एपोथियोसिस, जिसका शीर्ष औरंगज़ेब। सो औरंगजेब, और ये जो अपने 3 भाइयों को तो उसने मारा जी। और लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई अपने दीन से बहुत ही पक्का अगर कोई था तो वो औरंगजेब ही था। क्योंकि कई बार ये सवाल पूछे जाते हैं कि क्या वो लोगों से नफ़रत करते थे,
हिंदुस्तानियों से नफ़रत था, ये हिंदुओं से नफ़रत था। तो मुझे ऐसा हमेशा लगता है कि ये नफ़रत नहीं था, ये कुछ चीज़ें जो आपके वर्च्यू में होती हैं उसके लिए आपको नफ़रत करने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए आपको कोई इमोशन की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको किसी से प्रेम भी है तो अगर आपका वर्च्यू आपको बता रहा है कि आपको उसकी हत्या करनी है या आपको डिस्ट्रॉय करना है तो आप वो करेंगे, क्योंकि वर्च्यू कम्स फर्स्ट। तो वो दीन के वर्च्यू से सबसे ऊपर था। और औरंगजेब सूफ़ी था, ये बहुत कम लोगों को पता होगा, लेकिन वो तो सूफ़ी था। वो हाँ, तो आपके जो सरहिंदी साहब हैं, शेख अहमद सरहिंदी, तो शेख अहमद सरहिंदी के जो बेटे थे जी मोहम्मद मासूम जी, तो वो उनका गुरु वो उनका पीर था जी, पीर, हाँ औरंगज़ेब का पीर जो था वो शेख मासूम था। जी और मासूम का जो बेटा था सैफ शायद नाम था उसका, सैफ, वो जो था वो इनका कंपेनियन था थ्रू आउट। जी इनको दीन की राह पे चलाता था। जी और दीन की राह पे चलाते चलाते वो फतावा आलमगीरी जो थी वो इन्होंने बनाई थी। तो जी, ही वॉज अ प्रॉपर नक्शबंदी सूफ़ी। यस। और जो अब तो फतवाए आलमगीरी क्योंकि ट्रांसलेटेड फॉर्म में अवेलेबल हो गया है आपकी वजह से, तो लोगों को फतवा अभी बाकी है, बहुत काम बाकी है उस पर लेकिन जो मेन जिसको मैंने माना कि सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है वॉल्यूम 3 वो तो अवेलेबल हो गया है। वॉल्यूम 2 इस वक्त चल रहा है जी लेकिन चूँकि ट्रांसलेटर्स बहुत रेयर हैं उसके, जी यू नीड टू नो पर्शियन, यू नीड टू नो अरबिक, यू नीड टू नो उर्दू एंड यू All of नीड टू नो हिंदी। 4 लैंग्वेज वाले जो हैं वो बहुत रेयर हैं, जी तो उसमें बड़ी डिफ़िकल्टीज आ रही हैं। जी। तो फतवा आलमगीरी एक ऐसा मैनुअल है विच पिक्स ऑल द डिक्टेट्स ऑफ शरिया, जिसके हिसाब से आपको सेक्स स्लेवरी बिकम्स अ कंपल्शन, वो सेक्स स्लेवरी बिकम्स अ पार्ट ऑफ इट। इट ऑल्सो टेल्स कि आपको काफिर्स को मारना है या कन्वर्शन करवाना है। और शाहजहाँ इन जितनी भी चीज़ें फतवाए आलमगीरी में लिखी गई है, शाहजहाँ ऑफकोर्स वो सारी चीज़ों को फॉलो करता था, ही वॉज वेरी क्लियर अबाउट इट। और शाहजहाँ ने एक उसके जो फरमान जो सबसे फेमसली निकल करके आता है, जब उसने पैसे डिक्लेयर किए हैं कि अगर आप कन्वर्ट होते हैं, अगर एक मेल इज़ गेटिंग कन्वर्टेड तो उसको इतने पैसे मिलेंगे, एक फ़ीमेल कन्वर्ट हो रही है तो उसको इतने पैसे मिलेंगे। तो कई लोग इसको एज अ ये दिखाना चाहते हैं कि वो कन्वर्शन के लिए मारता नहीं था या फिर ये फोर्स कन्वर्शन नहीं था। लेकिन फोर्स क्या होता है, एक इंडक्शन के थ्रू भी फोर्स हो सकता है। फोर्स कैन बी इंड्यूस्ड, इट कैन बी क्रिएटेड। ऐसा देख करके लग रहा है कि ऐसा है कि तो उसने जजिया कायम कर दिया। एग्जैक्टली। तो जो हिंदुओं का जीना बिल्कुल वो जो जिसको बोलते हैं ना कैरेट एंड स्टिक, यस बिल्कुल। और हिंदुओं का जो जीना बहुत ही मुश्किल हो चुका था। और जजिया भी प्योरेस्ट फॉर्म, प्योर इन द प्योरेस्ट फॉर्म। दैट जजिया केवल आपको टैक्स नहीं देना है जी, आपको साथ में ह्यूमिलिएट भी होना है। जी जी वो बिल्कुल जैसे जो जिम्मा जिसको बोलते हैं ना, पैक्ट ऑफ उमर, जी, तो वो जिम्मा जिसको कि कश्मीर में भी लागू किया गया था, जी तो इसने जिम्मा पूरी तरह से लागू करवाया। जी। और जितने भी मंदिर हैं, जितने भी हमारे सबसे इम्पोर्टेंट मंदिर हैं अभी, जिसके लिए भी हम जितनी भी बैटल लड़ रहे हैं, स्पेशली जैसे काशी मथुरा का अगर हम एग्जांपल लेते हैं, तो उसमें औरंगजेब का सबसे बड़ा योगदान है, जो फाइनल डिस्ट्रक्शन जो लेकर के आया। और उसने अपने फतवा अपने फरमान में क्लियरली मेंशन भी किया है। और जो फाइनल उसके जो फरमान आता है उसमें ये बोलता है कि जितने भी मंदिर हैं सबका विध्वंस कर दिया जाए। और उसके फरमान काफ़ी क्लियर है इन पॉइंट को लेकर के। अब जैसे अभी काशी को लेकर के कई लोग ये ओपिनियन लेकर के आते हैं कि दैट वाज सिंक्रेटिक, जिस तरह से वो स्ट्रक्चर एग्जिस्ट कर रहा है अब। और मुझे तो आश्चर्य ये होता है संजय जी कि ये बहुत सारे आर्किटेक्ट्स के मुंह से आता है, क्योंकि एज एन आर्किटेक्ट मुझे ये पता है कि यू कांट बिल्ड लाइक दैट। आप वो बिल्ड नहीं कर सकते। अगर आप चाहेंगे कि रेत को पानी में मिला दें, वो इम्पॉसिबल है। ठीक उसी तरह से इस तरह का आर्किटेक्चर क्रिएट करना इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। आप ये नहीं कर सकते हैं। और उसके लिए अलग अलग तरह के थेरीज़ ये लोग देते हैं। और औरंगजेब को कई बार इस तरह के मैसेजेस आते हैं ना कि
messages as a note from the noted historian that औरंगजेब ने जितने मंदिर तोड़े उससे ज़्यादा मंदिर बनाए। और एक कुछ रिकॉर्ड आते हैं और वो इसीलिए था क्योंकि ही वॉज ट्राइंग टू ल्यूर फ्यू ऑफ द हिंदूज दैट टाइम। वो ऐसा दौर था कि जब उसका डिबैकल पूरी तरह से उस रीजन में हो चुका था, तो ल्यूर द हिंदूज टू कीप देम। और वो एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड लेकर के आते हैं कि उसके कोर्ट में बहुत सारे हिंदूज थे। सो ये वही दौर है, सेम फेज है जब उसने कुछ मंदिर के लिए किया और कुछ लोगों को, कुछ हिंदूज को इंडक्ट किया, क्योंकि ही हैड टू गेट द फेथ ऑफ द पीपल। क्योंकि आप सब कुछ ठीक है, दीन चल रहा है, और इस्लाम में वो प्रोसेस भी होता है ना कि कुछ कुछ चीज़ें मुनाफिक होती है, आप कर सकते हैं कि अगर फॉर द बेटर कॉज ऑफ इस्लाम यू कैन डेविएट फ्रॉम द पाथ ऑफ इस्लाम फॉर सम टाइम। यस यस यस। और इसीलिए जितने भी ये राजा वगैरह, जितने भी ये सुल्तान हुआ करते थे या फिर जो बादशाह लोग थे, सब ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम वेर अन इस्लामिक। दे ऑल कंज्यूम्ड अल्कोहल, ओपियम, ये सब कुछ करते थे। और बहुत सारे नॉन इस्लामिक वेज में हरम भी रखते थे, जिस तरह से नहीं, लेकिन वो सब कुछ जायज़ था क्योंकि इस्लाम के लिए कुछ बड़ा काम हो रहा है। हाँ, इस्लाम का एक्सपेंशन जब तक आप कर रहे हैं तब तक बाकी सब चीज़ें माफ़ हैं जी। और ये जो टिमुरिड सल्तनत था या टिमुरिड गुरखानिया सल्तनत, जो कि मुग़ल नहीं है, वो पूरी तरह से इसमें बिलीव करता था। और उन्होंने अपनी इस मकसद को पूरा करने के लिए बिल्कुल बाबर के समय से लेकर के अंत तक, जब तक उनका अंत होता गया, और खैर बहादुर शाह जफ़र वगैरह की लोग बात करेंगे, लेकिन बहादुर शाह जफ़र को इनफैक्ट सर सैयद अहमद खान भी मुसलमान नहीं समझते थे। सर सैयद अहमद खान के हिसाब से बहादुर शाह जफ़र एक हेरेटिक थे। और 1897 की विद्रोह में भी जिन लोगों ने भाग लिया था अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़, उन्होंने एक बुकलेट लिखी है, एनालाइजिंग द 1857 रिवोल्ट। और वहाँ पे उन्होंने बताया कि मुसलमानों ने एक बहुत बड़ी गलती की, और जो किए वो पायस मुसलमान नहीं थे, और जो पायस मुसलमान थे वो उस रिवोल्ट में शामिल नहीं हुए। तो ऐसा एनालिसिस है कुछ विद्वानों। लेकिन हमारे जावेद अख्तर साहब के दादाजी ने तो फतवा जारी किया था अल्लामा फजले हक खैराबादी साहब ने जी। तो वो क्या असली मुसलमान नहीं थे, खैर वो अलग टॉपिक हो जाएगा। लेकिन इस पूरे नैरेटिव से यही सिद्ध हो जाता है कि ये पूरा का पूरा जो कुनबा था या क्लैन था, और औरंगज़ेब तक हमने बात की, और अगर उसके नीचे जाएंगे तब तो देखेंगे तो वो और भी दुर्दशा थी उनकी। और ये पूरी की पूरी तरह से, जिसको ये गंगा जमुनी तहजीब कहते हैं, वो वास्तव में जो उनकी जो कोर्ट था, जो उनका दरबार था, जो दरबारी कल्चर था, उसको ग्लोरीफाई करने का एक तौर तरीका है। उसको ग्लोरीफाई करते हैं कि साहब की ये गंगा जमुनी तहजीब थी। वस्तुतः वो मक्का कह लें या आपके समरकंद, बुखारा और को दिल्ली में लाके जो प्लांट किया गया, वो तहजीब थी। गंगा जमुनी तहजीब, गंगा हमारा जमुना हमारा, तो तहजीब कैसे उनका। तो तुम कहाँ से आ गए गंगा और जमुना में भाई? बिल्कुल। बाकी तो हाल ही ने कहा है ना कि वो डूबा दहाने में गंगा के आके, तो वो तो डूब ही गया। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद आवाज़ जी, गंगा जमुनी तहजीब पर प्रकाश डालने के लिए। दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।